अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। हमको पूछते हैं वो, आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? अरे हमने जो करना था वो करके दिखाया, इसीलिए तो इस जमहूरियत में तुमको प्रधानमंत्री बनाया। भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, हमारे से भगोड़े नहीं हम लोग डर के सामना करते हैं। हमने कोई गलत नहीं किया तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो कर ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हम डरने वाले नहीं है, नहीं झुकने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट ले, लेकिन जब काम की बात होती है तो फक्सी असरानी का रोल पकड़ ले। भूपेश काका, जिनकी खुद की कुछ गारंटी न हो, इसकी गारंटी को भला कौन मानेगा? मानेगा क्या? और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। आप कमल फूल की सरकार बना दो, कमल फूल की सरकार बना दो। महतारी वंदन योजना के तहत हर माता बहन को 12,000 रुपया प्रति माह हम देने का काम करेंगे। 12,000। हमारा पार्टी ने कंप्लेन दिया है, कमीशन में संज्ञान में लिया है, कमीशन का नोटिस हुआ है, आगे का कार्रवाई कमीशन को करना है। तो चुनाव का प्रचार का शोर थम गया और राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक के बाद एक जनसभाएं की, रोड शो किए। अब 2 दिन प्रदेश के नेता बूथ स्तर पर वोटरों को साधने पर जोर लगाएंगे, लेकिन प्रचार थम चुका है, शोर थम चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग, मगर इस चुनाव प्रचार के शोर में एक दिलचस्प खबर आई जो आपकी स्क्रीन पर है। खबर क्या है, अब उस पर गौर फरमाइए। दिलचस्प खबर यह है कि चुनाव एक तरफ प्रचार हो रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर थे। वहां देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह किसान सम्मान निधि योजना, जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त जारी की झारखंड से। 8 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में 2,000 किश्त होती है, 6,000 पूरे साल का बनता है, हर 3-3 महीने में। किसानों को अब ये जो आखिरी साल की आखिरी किश्त थी जिसे पीएम ने जारी किया, उसको लेकर अब सियासत हो रही है। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में गई। अब इस पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? कांग्रेस का कहना यह है कि चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले पीएम ने ऐसा क्यों किया? चुनाव से ठीक पहले यह रकम क्या कैश फॉर वोट नहीं है? कांग्रेस अपनी आपत्ति, नाराजगी जता रही है।
अगर बात चुनाव प्रचार की ही करें तो चुनाव प्रचार के इस शोर के भीतर कुछ दिलचस्प आंकड़े भी देखिए। आंकड़े ये कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी के दिग्गजों की हम बात करें, जो 3 चेहरे आपको दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कि पीएम मोदी, सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, और तीसरे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जहां चुनाव प्रचार होता है, वहां सबसे ज्यादा डिमांड माना जाता है इन तीनों चेहरों की सबसे ज्यादा होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार पर जोर का जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में 7 दिन प्रचार किया, 15 जिले कवर किए, 14 रैलियां की और 1 रोड शो किया। यह देश के प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार का जोर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब आइए अमित शाह पर। गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज अमित शाह के चुनाव प्रचार के जोर का जिक्र करें तो 7 दिन उन्होंने प्रचार किया, 13 जिले कवर किए, 17 रैली की, 2 रोड शो किए। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के जोर पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा उसमें सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी। 4 दिन उन्होंने प्रचार किया, 13 जिले कवर किए, 14 रैली की और 2 रोड शो किए। अब इसके बाद आते हैं राहुल गांधी पर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की बात करें तो 5 दिन उन्होंने प्रचार किया, 10 जिले कवर किए, 10 रैलियां की, 2 रोड शो किए। अब प्रियंका गांधी पर आते हैं। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में 6 दिन प्रचार किया, 9 जिले कवर किए, 10 रैलियां की, 1 रोड शो किया। यानी हर तरफ जोर प्रचार में दिखाई दिया। अब किसान सम्मान निधि पर सवाल का जो जिक्र था उसमें सीधे तौर पर पीएम किसान निधि जो जारी हुई उस पर सवाल इसलिए था क्योंकि 9वीं, 12वीं और 15वीं किश्त जिन तारीखों पर जारी हुई उसके टाइमिंग के ऊपर सवाल है। रांची से पीएम ने 15वीं किश्त जारी की है, 8 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़। अब इस पर सियासत हो रही है, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। आप कमल फूल की सरकार बना दो। महतारी वंदन योजना के तहत हर माता बहन को 12,000 रुपया प्रति माह हम देने का काम करेंगे। 12,000। भाजपा ने 12,000 की घोषणा कर दी। भूपेश कक्का को मालूम है कि वो आने वाले नहीं है,
तो उन्होंने कहा हम 12,000 नहीं कुछ ज्यादा दे देंगे। मगर भूपेश काका, जिनकी खुद की कुछ गारंटी न हो, इसकी गारंटी को भला कौन मानेगा। और इसीलिए डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए क्या शारदा चिट फंड की जांच में? भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, हमारे से भगोड़े नहीं हम लोग डर के सामना करते हैं। हमने कोई गलत नहीं किया तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो कर ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हम डरने वाले नहीं है, नहीं झुकने वाले हैं। आज जो संविधान बचा है वो सिर्फ कांग्रेस के वजह से बचा है, मोदी की वजह से नहीं। अब आरएसएस वाले और बीजेपी वाले उनको क्या देखकर बनाए मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन देश के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया। आजादी के बाद इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, नट बोल्ट नहीं बनता था। ऐसे जगह हमने रॉकेट तैयार करके भेज दिया। ये हमारी पहचान है और करे हम मेहनत, तालियां आप बजा रहे। अरे हमने जो करना था वो करके दिखाया, इसीलिए तो इस जमहूरियत में तुमको प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, हमारा पार्टी ने कंप्लेन दिया है, कमीशन में संज्ञान में लिया है, कमीशन का नोटिस हुआ है, आगे का कार्रवाई कमीशन को करना है। तो सियासी वार भी और पलटवार भी। अब सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक हस्तियों की तरफ रुख करूं उससे पहले प्रेम जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से चुनावी शोर देखा गया और रैलियों में जोर देखा गया, क्या लगता है आपको कि 23 के यह चुनाव 24 का तय करेंगे भविष्य? क्योंकि सेमीफाइनल का जिक्र किया जा रहा है। एक सेमीफाइनल तो भारत, लेकिन यहां मसला दूसरा है, सियासत का सेमीफाइनल। क्या लगता है आपको कुछ तय हो जाएगा? तिलक जी, इस 5 राज्यों के चुनाव में उसके नतीजे ये राजनीति की नब्ज को बताने के लिए एक काम जरूर करेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपने आंकड़े भी बताए कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, कांग्रेस ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। मध्य प्रदेश ऐसा उदाहरण है जहां दोनों पक्ष ने अपना सर्वोच्च जो है चुनाव प्रचार अभियान आक्रामक रूप में किया है। तो यहाँ ये वो प्रदेश है जिसको कांग्रेस ने जीता, बीजेपी ने हथियाया। अब इस बार जनता इसमें क्या फर्क लाने वाली, क्या कांग्रेस को ज्यादा बहुमत देगी या बीजेपी को दोबारा ले आएगी? तो इस हिसाब से इसके मायने निकलेंगे और 2024 में इसका फर्क पड़ेगा। अगर बीजेपी हर स्टेट के हिसाब से इसका मतलब निकाला जा सकता है। जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना को अगर कांग्रेस जीत लेती है तो एक अलग किस्म की बात होगी। अगर जीत लेती है, नहीं जीतती है तब तो वैसी राजनीति। लेकिन अगर जीत लेती है इसका मतलब है कि कांग्रेस के वोटर्स आ रहे हैं वापस, ये मतलब निकलेगा। तो इसके बहुत बड़े मायने। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने आप को रिटेन करती है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं उसकी पुष्टि होगी, क्योंकि वहां भी बहुत सारे मामले हैं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, जिसको बीजेपी भुना नहीं पाए। लेकिन प्रेम जी, अगर घोषणाओं का जिक्र करें, दोनों की समान घोषणाएं हैं। अभी घोषणा पर मैं आता हूं, लेकिन जो आपने कहा कि असर पड़ता है 2019 के चुनाव का, एक तर्क यह भी है कि भाई अगर 2019 के चुनाव से ठीक पहले इन राज्यों में चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, मगर विधानसभा के चुनाव के जीत और हार का असर लोकसभा में नहीं पड़ा। जब पीएम ने अपने लिए वोट मांगे तो जनता ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा जताया। यहाँ थोड़ा सा रुक के हमको सोचना होगा, देखना होगा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
वहां पर जरूर दिखा कि लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिल गई और विधानसभा की कांग्रेस को मिल गई। वहां पर फर्क नहीं पड़ा, ये बात जरूर है। लेकिन इन चुनाव का फर्क क्या इन्हीं 5 राज्यों में पड़ेगा? इनका फर्क पूरे देश की दूसरे प्रदेशों में भी पड़ता है और पड़ेगा। इसलिए ये मान लेना कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां अगर लोकसभा में बीजेपी को सीट मिलती है और कांग्रेस को विधानसभा में, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता है। अगर जीत बनती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, भाजपा विरोध की राजनीति मजबूत होगी, इसके पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। इसका मूल्यांकन सिर्फ लोकसभा, यानी आप ये कह रहे पूरे देश में इस सियासी जीत और हार का असर पड़ेगा। केसी जैन साहब, पूरी ताकत झोंक दी आपने। मध्य प्रदेश का हम आंकड़ा देख रहे थे, 7 दिन पीएम ने प्रचार किया, 15 जिले कवर किए, 14 रैली की, 1 रोड शो किया। अमित शाह जी ने 6 दिन प्रचार किया, 13 जिले कवर किए, 17 रैली की, 2 रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ जी ने 4 दिन प्रचार किया, 13 जिले कवर किए, 14 रैली और 2 रोड शो। मतलब पूरी जान लगा दी आपने मध्य प्रदेश में। तो अब की बार शिवराज सरकार, प्लीज केसी जैन साहब का ऑडियो, जैन साहब अनम्यूट कर दीजिए उसको कुछ। जैन साहब, हेलो जी अब आया सर आपका ऑडियो। मैंने कहा अब की बार शिवराज सरकार, पूरी जान लगा दी बीजेपी ने। जैन साहब, जैन साहब का प्लीज ऑडियो कनेक्ट करिएगा। राज सरकार, राज जी खूब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, 5 राज्यों में पूरी जान फूंक दी, गेम पलट गया तो। हेलो, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ, जैन साहब जुड़ गए हैं। 1 मिनट राज जी आ रहा हूं। जैन साहब, मैंने कहा अब की बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार। बिल्कुल चावला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। और जो आपने कहा मेहनत को लेकर के कि आपने पूरी ताकत झोंक दी, प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और योगी जी जिस प्रकार से वहां पर लगातार प्रचार किए, कई कई जिले कवर किए, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और पूरी संजीदगी के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव को लड़ती है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। मैंने कहा कि जो पूरा जोर लगाया, अब की बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और हमारी सरकार फिर से बनेगी एमपी में। नहीं, शिवराज सरकार बन रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चावला जी, हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश पे एक बार फिर से रिपीट, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तय है? जी चावला जी, और जिस प्रकार से लगातार वो काम कर रहे हैं और जनता के बीच में उनकी जिस प्रकार की पैठ है, हाँ। और हमने तमाम सारे टीवी चैनलों का सर्वे भी देखा है, लाइव सर्वे भी करते हुए देखा है, लोगों से बातचीत करते हुए देखा है, तो वो सारी चीजें भी यही बता रही हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, आप बार बार घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि एमपी के मन में शिवराज सिंह चौहान है ना, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है चावला जी। और हाँ। वहां पे मैं वही चीज दोहरा रहा था जी कि वहां पे जो तमाम सारे टीवी चैनल्स पे जो लगातार लाइव इंटरव्यू आते हैं, जनता के बीच बीच पे जाते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, वार्ता करते हैं, वो बहुत सारे शो भी हमने लगातार देखे हैं इधर चुनाव के दौरान भी। तो उसमें भी लोगों ने कहा कि हाँ, शिवराज सिंह जी को आना चाहिए, हाँ। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम तो कर रहे फिर हैं। आपने फिर नारे में ये क्यों कहा है एमपी के मन में मोदी? एमपी के मन में तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी होने चाहिए थे। नहीं, देखिए चावला जी, जहां पर मोदी जी जहां पर प्रचार के लिए जा रहे हैं, दूसरी बात ये कि बहुत नहीं, आपने नारा जारी किया कि एमपी के मन में मोदी, कुछ ऐसा ही था ना प्रेम जी? एमपी के मन में मोदी है तो उसमें क्या बुराई है भाई? नहीं, बुराई तो कुछ नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो एमपी शीर्षक देता है और सेंट्रल बहुत सारी चीजें तय करता है,
तमाम सारी योजनाओं का लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर मोदी जी ना बैठे हो नहीं तो राज्य में आपके मुख्यमंत्री कुछ काम तो किया होगा ना, विकास तो उन्होंने भी किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उनके मन में भी तो शिवराज होने चाहिए ना, एमपी के मन में। मैं इसलिए कह रहा था 100% है और मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मुख्यमंत्री ठीक। लेकिन प्रेम जी जो लॉजिक दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जो राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे और जो लोकसभा में होंगे उसका असर पड़ता है। अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका माइलेज होगा। इत्तेफाक रखते हैं आप? पहली बात तो देखिए कि कांग्रेस को कहीं पे कोई लाभ इस तरीके का मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी तक जो राज्यों के चुनाव रहे हैं उनके जो मुद्दे होते अलग है, क्षेत्र वाइज उनके मुद्दे होते हैं, और यहाँ तक जो उनका गठबंधन है, जो उनका अलायंस है INDIA, उसने स्वीकार कर दिया कि उससे कोई मतलब नहीं है उनका। तो जो INDIA गठबंधन है उसने कह दिया कि भाई राज्यों से कोई मतलब, राज्यों के मुद्दे अलग, राज्यों के चुनाव अलग है, ठीक, और हम आप आमने सामने फाइट करेंगे, केंद्र में निपटा जाएगा, राज्य हम लोग साथ लड़ेंगे। राज जी ये कह रहे हैं कि भाई एक बार फिर से इन राज्यों में हमारी सरकार होगी और उसके लिए कांग्रेस कितनी भी कसरत कर ले नतीजा ढाक के 3 पात। तिलक भाई, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं आपके द्वारा जैन साहब को। ये देश की, मेरे देश की नहीं, मेरे देश की जो जब से मेरा देश का जन्म हुआ और आने वाले 2000 साल तक का सबसे घटिया अगर कृत्य किया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और झारखंड में जो भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, कभी ऐसा भाषण आपने नहीं देखा होगा। अभी जैन साहब से जब आप पूछ रहे थे, आप ही से सुना मैंने कि वहां का MP मांगे मोदी, क्योंकि ये बात सही है, मोदी जी छुपे रुस्तम है। अभी तक मोदी जी का जो करप्शन है वो लोगों को पता नहीं चला, अब धीरे धीरे पता चलने लगा। तो अभी तक क्या था, इस बात में दो राय नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि सन 2014 में मोदी साहब को बहुत स्नेह से चुना गया था देश की जनता ने। फिर 5 साल में ये फेल होने लगे थे, लेकिन इन्होंने दुआई दी कि हमें एक बार और जिताओ, 5 साल कम पड़ रहे हैं। देश की जनता भोली भाली, उन्होंने कहा चलो 5 साल ले लो। लेकिन आज जब 9.5 पौने 10 साल हो जाएंगे तो देश के संग जो धोखा हुआ वो देश की जनता को पता चल गया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, सामना करूंगा। आज 2-4 दिन से जो वीडियो चल रहा है तोमर साहब का, उसके लिए प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि मैं एक इंक्वायरी सेटअप कर रहा हूं, मगर वो चुपचाप हैं। अमित शाह जी चुपचाप हैं और योगी जी भी चुपचाप हैं। योगी जी से अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। और इन्होंने एक और बात कही जैन साहब ने, जैन साहब का कहना था कि कांग्रेस कहीं पे नहीं है। अगर अंतःकरण की बात करो तो इनको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नहीं है, क्योंकि जैसा आदमी मिरर में देखता है अपने आप को, उसे वैसी ही जनता दिखती है। मुझे 2 बातें बता दो, अगर यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक चलो, आप अपने जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड ले लो, आप क्या कर रहे हो? सेंट्रल के क्या कर रहे हो बताइए आप? नौकरियां नहीं है। नहीं, चुनाव का असर क्या पड़ेगा? अब ये नारेबाजी नहीं राज जी, चुनाव का असर पड़ेगा, आप मानते हैं 24 के चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जनता ने सोच लिया तिलक भाई। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं तारीख समय नोट कर ले जैन साहब। नहीं, मैं तारीख समय सब नोट मेरे दिमाग में हो जाती है। मुझे इतना बताइए कि क्या इस चुनाव के बाद फर्क पड़ेगा? अगर उसका फर्क पड़ेगा तो आपके जो सहयोगी दल है, जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? भाई वो भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आप क्या 10 सीटें, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। जो यूपी में है, आपने जो योगी केशव मौर्य, ये तीनों लड़ रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका अमित शाह के 2 व्यक्तियों को योगी जी ने जेल में डाल दिया, उसका क्या होगा? अरे ये तो बता दो, अरे मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते हो। जैन साहब इतना बोल दूंगा कि शर्म आ जाएगी। आप योगी जी को बोल रहे,
इसका किसी को मतलब काम ये नहीं हुआ, करने देते हैं। सबसे आप निकृष्ट बताइए कार्य, केशव मौर्य सबसे पाठक जी, ज्यादा भ्रष्टाचार एक शर्मा, आपने किया, ये सब आपने योगी इसलिए जी वो के बातों पे एक दिखाई देता है ऑब्स्टेकल आपको। पैदा कर दिए। आप शर्म के भाग ये गलत मत राजी बोलना। राजी राजी आपके एक सामने मिनट, करने राजी देते शोर हैं। नहीं, राजी शोर नहीं, इसको एक काम मिनट करने एक देते हैं। मिनट एक मिनट, अब मूछों को ताल देने का वक्त आ गया। एक मिनट रुकिए ना राजी, राजी फिर मैं रमेश जी के पास जा रहा हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो राहुल गांधी को एक जो है सामूहिक नेतृत्व वाली जो बात आ रही थी, जो माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस पूरे अलायंस का नेतृत्व करेंगे या नहीं, ये 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि राहुल कबूल है विपक्ष के नेताओं को, यही कह रहे हो ना? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मुझे तो यही उम्मीद है। हाँ, तो आपको पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को फिर जो है विपक्ष कबूल कर लेगा इन 5 मुझे तो राज्यों लगता है कि राहुल जी से अच्छा नेता नहीं है। वो जो मुंह से वो दिल से वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं। ये नहीं कि बोले कुछ करे कुछ, हाँ, अपनी बात को सही से रखते हैं। तो मतलब और 5 उनका एक राज्यों के अपना चुनाव ये विजन है। तय कर देंगे कि राहुल गांधी 24 में चेहरा बनने जा रहे हैं। साहब में एक और बात तिलक भाई, मुझे थोड़ा टाइम नहीं नहीं, यही बात, एक मिनट मेरी सुई मैयत क्यों है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना रमेश जी, आप इत्तेफाक लगते हैं राज्य की बात से कि भाई ये 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि राहुल गांधी ही चेहरा होंगे विपक्ष का, समूचे विपक्ष का? 2 दिन पहले आपने ये सवाल पूछा था, हाँ, कि भाई ये जो विधानसभा के चुनाव है इनका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लोकसभा पे। हाँ, आज आपके डिबेट में करीब करीब आम सहमति है कि हाँ इसका असर पड़ता है और इसका असर पड़ेगा, और मैंने पिछले डिबेट में कारण भी बताया था। अब हुआ कि भाई ये जो गठबंधन है जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना है, हाँ, इसका नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी। ये नेतृत्व जो अलायंस है, हाँ, वो मिल बैठ करके तय कर लेगा। अभी तय हो गया, राज्य ने कहा 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर कोई ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, आगे गांधी पीछे गांधी बाएं गांधी दाएं गांधी, सिर्फ गांधी, यही बात ना राज जी? राज जी को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, वो कह रहे हैं इत्तेफाक की बात क्लियर है, कांग्रेस इसीलिए अब तक किनारा किए हुए है सबसे कि भैया 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाए फिर बताएंगे कांग्रेस क्या है। राज्य अंदर की बात यही है, समझ नहीं रहे हैं। हाँ रमेश जी। हाँ, अब मैं कुछ कहूं जी, जो जिस तरह से आपने डिबेट को आज उठाया है वो बड़े अच्छे मुद्दों के साथ उठाया है आपने। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव अभियान में कहा कि साहब अगले 5 साल तक ये फ्री राशन की योजना जारी रहेगी। रमेश जी, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपकी काबिलियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप बहुत काबिल प्रवक्ता, पहले मुद्दे पे आ जाइए ना। वो कह रहे हैं राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल होगा सबको 5 राज्यों के चुनाव के बाद, फिर मैं गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर मैं उसी पर आऊंगा जो बात आप कह रहे हो, पक्का। देखिए, हाँ, वो कांग्रेस के नेता हैं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं। हाँ, हर प्रवक्ता को अपने दल के नेता को बड़ा मानने का अधिकार है, आप और ये अधिकार है, और ये अधिकार रहना भी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। तो यानी आप मान रहे हैं कि वहां कांग्रेस चुनाव जीत रही है? आप पत्रकार है ना, आपको तो 24 घंटे आप पत्रकारिता में ही रहते हैं, हम लोग तो चलिए कुछ और काम धाम भी करते हैं। कभी राहुल जी ने खुद अपने मुंह से कहा क्या कि वो प्रधानमंत्री पद के एस्पायरेंट है या वो नेता बनना चाहते हैं? 2014 से पहले कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? सर, उनको एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैं पीएम बनूंगा, चुनाव लड़ा ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं आपसे। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूं महोदय। अरे महोदय, एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस तय कर लेगा। अच्छा, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, वो ये जो बात राज जी कह रहे हैं और जो आप कह रहे हो दोनों में अंतर है। लेकिन एक बात, ये 5 राज्यों के चुनाव में आपको लगता है कांग्रेस बाजी मारेगी? भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कितनी भी योजनाएं कर ले, इस तरह की योजनाएं जब कर्नाटक में चुनाव थे कांग्रेस जीतेगी, मतलब विपक्ष जीतेगा। नहीं, विपक्ष में तो कांग्रेस ही है ना। अरे साहब, हम भी तो लड़ रहे हैं। मतलब आप जीत रहे हो? अवश्य। देखिए, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा ही जीत रही है। आपकी विचारधारा ही जो है ना, ट्रेंडी एनी की विचारधारा ही तो है।
घोषणावीर बने हुए सभी, एक से बढ़कर एक घोषणाएं हुई है पांचों राज्यों के चुनाव में। ये इन्हीं की विचारधारा है जी, बिल्कुल आपकी विचारधारा है। एक कहता है 3100, 2000। एक मिनट प्रेम जी, पहले आप मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा आपने उठाया। एक लाइन और, एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। भाजपा कह रही है कि हम आपके घर को 15,000 रुपया देंगे, महिला को देंगे, पुरुष को देंगे, बेरोजगार को देंगे, भूखे को देंगे। ये क्या है? जनता के प्रति सोच विकसित हो रही है और यही आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। अच्छा, मतलब आपके विचार जीतेंगे, जीते कोई भी, कुल मिला के आप ये। हाँ, ओके प्रेम जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, ये दिखता जरूर है कि सारी पार्टियां घोषणा कर रही हैं, हाँ। लेकिन जनता को तो वही मिलेगा जो सत्ता में आएगी उसने क्या घोषणा की। तो 3-4 पार्टी सबकी घोषणाएं तो नहीं मिलने वाली जनता को। लेकिन जिस तरीके से घोटालों में अमाउंट फंसे हुए हैं, जो अमाउंट बड़े अमाउंट घोटालों में हैं, उन अमाउंट की तुलना में ये लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो रही रकम बहुत छोटी है। किसान सम्मान निधि अभी बढ़ रहा है, करीब 12 करोड़ लोगों को मिला था, आज 8 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो आधे किसान कहाँ चले गए? तो एक तो उनका खर्च होने वाले ये पॉइंट, एक मिनट, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं, क्योंकि रमेश जी ने भी वो सवाल उठाया था। दरअसल मसला यही है, अब इन मुद्दों के शोर के बीच में से जो आरोप प्रत्यारोप थे उस पर तो बात हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। जैन साहब, जो बात प्रेम जी ने उठाई, रमेश जी ने उठाई, वो किसान सम्मान निधि जारी हुई, बहुत बड़ी खबर है, जारी कर दी किसान सम्मान निधि। जी सर, ये अक्टूबर में जारी होनी थी, 1 महीने के बाद किसान सम्मान निधि, ठीक चुनाव से पहले। जैन साहब, ये लॉजिक नहीं समझ में आया। नहीं, देखिए चावला जी, हाँ, दरअसल विपक्ष हर एक योजना पे सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, हमारा देश, हमारा राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। हाँ। और इसमें आम जनता को सहूलियत मिले, सुविधाएं मिले, इसको ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई जाती है। और लगातार कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है, वास्तव में कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस की हार निश्चित। इसीलिए कोई भी योजना अक्टूबर में क्यों नहीं अगर आगे बढ़ाई जाती है तो इनको पीड़ा उसमें राज्य में उसी पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं हम। एक मिनट राज्य उसी पर जैन साहब 1 मिनट, कुल मिला के मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, वो आंकड़े भी चल रहे हैं जी। ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? जो कांग्रेस का आरोप है और जो तर्क है, आपने जो छठी किस्त जारी की थी, क्योंकि मैं उस हिसाब से बता रहा हूं जो महीने के हिसाब से आप लोग 3-3 महीने के गैप से होता है, आपने छठी किस्त जारी की थी 1 अगस्त 2020 को, तारीख ये सामने चल रही है आपके, छठी किस्त 1 अगस्त 2020, 9वीं किस्त उसके बाद 9 अगस्त 2021 को, 12वीं किस्त जो जारी की थी वो 17 अक्टूबर 2022 को, और जो 15वीं किस्त जारी की आपने, जो किस्त जारी की है वो आपने जारी की है 15 नवंबर 2023 को। मसला टाइमिंग का है। वो ये कह रहे हैं कैश फॉर वोट है, आपको 1 महीने पहले ये किस्त जारी करनी चाहिए थी, वो 1 महीना लेट जारी की, क्यों? विषय ये देखिए चावला जी, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं हाँ। तो कभी हमको 15 दिन बाद सैलरी मिलती है, कभी टाइम टू टाइम मिल जाती है, लेकिन वो फिक्स है कि हमने काम किया है, हमको सैलरी मिलेगी। नहीं, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है ना सर। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये मसला प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना सर, मेरी बात, ये सरकार है, सरकार की जुबान है। चावला जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। ये कोई आपने जो बात आपने कही, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा 14 किस्तें अब तक किसानों के खातों में पहले माफी मांगो, और ये 15वीं किस्त है। कंपनी का उदाहरण तो अगर जनता को इस बात का भरोसा है कि अब तक उसको 14 किस्तें मिल चुकी है सरकार को और 15वीं किस्त उसको मिलनी है, तो 1 महीने देर भी हो सकती है, टाइमली भी हो सकती है, 15 दिन बाद भी हो सकती है। तो अगर हमारी मानसिक स्थिति ये है कि हमको इस चीज का लाभ मिलना ही मिलना है,
आपके अगर ये चीज है कि हमें इस चीज का लाभ मिलना ही मिलना है, देश की तो उसका क्या प्रभाव पड़ना है? एक मिनट राज जी, एक मिनट राज जी, एक मिनट, तब पड़े। एक मिनट राज जी, गुस्सा नहीं, एक मिनट, मैं ना लॉजिक सब एक सेकंड जैन साहब, आप ठीक चुनाव के बीच में, एक मिनट, आपकी बात मैं मान गया, आप ये कह रहे हो, लेकिन चुनाव के बीचों बीच आप एक तरफ ये कहते हो कि भैया ये जो 5 किलो राशन वाला मसला है वो आगे भी जारी रहेगा, ठीक, और ठीक चुनाव के वक्त आप ये कहते हो कि भाई ये किसान सम्मान निधि सबके खाते में गई। अब ऐसे में ही जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि 72% किसान मध्य प्रदेश, 70% छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 62%, मिजोरम में 60%, तेलंगाना में 60%। ये वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, यानी कि किसान जहां, वहां आपने कहा कि लोग मौके पर चौंका। विषय ये है चावला जी एक बात सत्य है, हाँ, कि 12 महीने में से 8 महीने कहीं ना कहीं चुनाव हुआ करता, और इसका मतलब 1 महीने पहले नहीं थे चुनाव, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है 1 महीने पहले नहीं थे सर चुनाव। नहीं, मेरी बात सुनिए तो चावला जी, आप जो बात कर रहे हैं, फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। देश बर्बाद 1 हो महीने गया है। क्या 4 महीने पहले आपकी चुनाव बातें नहीं थे, तब सुने हम। किस्त गई कि नहीं गई? तब किस्त गई ना, तब भी तो किस्त गई 4 महीने पहले। राज जी, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है किसानों को अगर किस्त जारी हो रही है तो? अगर राज जी से क्लियर करता हूं, पेट में क्यों दर्द हो रहा है आपके? मेरे पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। क्यों? जब मेरे देश की चुनी हुई सरकार को उसी पार्टी का नेता अगर उसे कंपनी की तरह कहे तो क्या बात करते हैं आप? उस जगह आप तो सुनने से किसानों को अगर पैसा गया तो आपको क्या दिक्कत है राज जी? कंपनी की तरीके से है, अरे नहीं, ये देश इंडिया का कंपनी तरीके से कांग्रेस है। व्यक्ति क्या बात करते हैं आप? देश का सभ्य नागरिक कांग्रेस हूं। ने अगर ये मेरे देश जो की दुर्गति सरकार की है देश की जिस ना, पार्टी चला अगर रही ये है कांग्रेस उस ने पार्टी का दुर्गति की नेता देश की, ये कह दे दोनों की सरकार नहीं है, वैभवों की सरकार नहीं है, लुटेरों की सरकार नहीं है। ये मान जो 65,000 करोड़ रुपए आपने घोटाला कर दिया, काबल में घोटाला, को अडानी चला रहा है। आप बैंकों में घोटाला कर दिया, आपको आपके काबल में घोटाला किसकी सरकार में हुआ था? माफी मांगनी पड़ेगी, किसकी सरकार में हुआ था? मांगनी पड़ेगी। और इतना सत्ता के लोलुप है, इतना सत्ता के लोलुप है। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, गुस्सा नहीं राज जी, आराम से गर्म पानी पीजिए, आराम से गला बैठ जाएगा, आराम से। एक मिनट प्रेम जी, कांग्रेस ने लालू जी को जेल भेजा घोटाले में, चारा घोटाले में, जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने। एक मिनट जैन साहब, राज जी आप दोनों का ऑडियो नहीं चलाएगा, आप एक मिनट रुकिए। प्रेम जी, क्या ये जो किसान सम्मान निधि वाला मसला है, ये चुनाव जीतने की एक नई दीदी साबित होगी? और क्या ये विपक्ष का एतराज जायज है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया करे, हाँ। तो किसी को आरोप लगाने का मौका ही न मिले। या तो चुनाव आयोग बोले कि ये सम्मान निधि नियमित रूप से भुगतान होने वाली राशि है और ये चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है, और नहीं तो चुनाव आयोग बोले कि मतदान के 36 घंटे पहले कहीं पैसे बांटे जाते हैं। ये इस बात को तो स्वतः संज्ञान लेना होगा, नहीं ले रहा है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है। तो अब ये प्रश्न नहीं है कि जैसे आपने पूछा राज शर्मा जी को कि आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ। देखिए, अगर 1 महीना पहले मिल जाता तो तब क्या पेट में दर्द होता? तो पेट में दर्द की वजह ये नहीं है, नहीं, पहले चरण के चुनाव के बाद भी कांग्रेस के ऐसे नहीं है, भूपेश बघेल ने भी कई घोषणाएं की है महिलाओं को लेकर कि हमसे ये 12,000 बोलो तो हमसे 15,000 ले लेना। देखिए, फिर इसे हम क्या माने? हाँ, भूपेश बघेल की जो घोषणा है वो चुनाव बाद लागू करने वाली घोषणा, उसको जिसके बारे में भी चुनाव आचार संहिता को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। ये सीधे दी जाने वाली रकम है जिसको व्यक्ति भौतिक रूप से अनुभूति। अच्छा, मतलब जो भूपेश बघेल कर रहे हैं वो जायज है और जो देश के प्रधानमंत्री ने किया वो जायज नहीं है? ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। घोषणाएं तो दोनों पार्टियों ने की है, कोई 12,000 किया, कोई 15,000 किया। गलत है तो दोनों गलत है, अगर गलत है तो दोनों गलत है। रमेश जी बात रखना चाह रहे हैं, रमेश जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूं जैन साहब। राज जी, लेकिन रकम सीधे हस्तांतरित हो रही है, वो भी वोटिंग से सिर्फ 36 घंटे पहले। तो चुनाव आयोग नहीं बोलेगा तो देश तो बोलेगा, लोग तो बोलेंगे। ठीक, रमेश जी
देखिए, ये जो घटनाएं हैं, हाँ, ये आचार संहिता का कानूनी उल्लंघन है या नहीं है, ये तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, लेकिन नैतिक उल्लंघन तो है ही। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो नैतिक मानदंडों को जरा सा ऊंचा रखें, बाकियों से तो ऊंचा ही रखें। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये होना भाजपा की हताश का परिचायक है। भाजपा को पता है कि चुनावों में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री 2 कदम आगे बढ़ करके मतदाताओं को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता अपने ऊपर, तो अभी जो आप अनिल भाई से सवाल पूछ रहे थे कि शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, राजस्थान में वसुंधरा जी ही रहेंगी कि नहीं आएंगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का क्या हालचाल है, ये सवाल नहीं पूछना पड़ता, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया होता। लेकिन भाजपा को पता है तो राज्य बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, एक मिनट राज्य से बुलवा दीजिए कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बुलवा दीजिए एक बार। देखिए, राज्य को बोल दे, उनका अधिकार है। हाँ, मतलब वहां इनका अधिकार है, वहां किसी जैन साहब का अधिकार नहीं है। आप बुलवाइए ना इनसे, अशोक गहलोत भी तो वहां पर मुख्यमंत्री हैं, इनसे बुलवा दीजिए कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही कहता हूं ना, हमारी पार्टी का तो ये रहता है कि भाई विधायक जीतेंगे, विधानमंडल की बैठक होगी, राज्य बोलिए उतना जितना बर्दाश्त कर पाए। उदाहरण 10 दे दूंगा, जहां 10 जनपद से तय हुआ, 10 जनपद से तय हुआ कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नाम लूं? तिलक भाई एक बात सुन लीजिए, नाम लूं तो बोलिए। वो अधिकृत करते हैं, विधायक करते हैं, विधायक सांसद नहीं चुन के मुख्यमंत्री बना देते, नाम लेकर बताओ। अब वो ठीक है, आप बता सकते हैं। हाँ, तो मतलब आप उदाहरण के साथ बता दूंगा कि किस सांसद को मुख्यमंत्री बनाया था और किसके आदेश में बनाया था। नहीं, मेरी और विधायकों ने नहीं चुना था उस चेहरे को। नहीं, अब ये आपको लगता होगा नहीं चुना होगा, रजामंदी लेना ही अपने आप में चुनने के लिए होती है। अच्छा, तो मतलब आप ये अब सुन लीजिए, अगर आपने अभी उदाहरण उत्तराखंड का ही दिया तो सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री विधायकों ने नहीं चुना था। नहीं, ये आप कह सकते हो, ये आप मैं आपकी बात से ये आप अब सुन लीजिए, मुझे मालूम था ये बोलोगे। अगर ऐसा होता, सुनिए मेरी बात, मैं जो देखा मैंने वही बोलूंगा, सुन लीजिए आप जैसे बोलते हो ना। सुनिए राजी, एक मिनट आप सुन लीजिए। आप ही के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके घर पर 22 विधायक बैठे थे, मुझे गिनती पे गिनवाए थे, बोले गिन लीजिए 22 विधायक वहीं बैठे थे उनके आवास पर। अब और से ज्यादा बताऊं आपको? अब फिर रहने दीजिए साहब। हाँ। ये एक और डिबेट का विषय हो गया। हाँ, डिबेट का विषय वो पूरे देश ने देखा था। आप बैठे तो बात हो सकती है। हाँ, पूरे देश ने देखा था। अब छोड़ दीजिए उसको, अब विषय छोड़ दीजिए, ऐसा मत बोलिए क्या। हाँ, रमेश जी पूरी बात मैं बोलूं जी। अभी आज गृह मंत्री जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। हाँ। उसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने इतने सांसद और इतने केंद्रीय नेतृत्व से लोगों को विधानसभा के लिए उतारा है। हाँ। जानते उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे कि ये लोग खुद चाहते थे, और इसी में छिपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संगठन क्षमता पे बड़ा गर्व करती है, उसका संगठन प्रदेशों में हिल चुका है, एकदम हिल चुका है। अदरवाइज केंद्रीय नेतृत्व से इतने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं होती। अरे जो बेचारे केंद्रीय नेतृत्व से गए, उनका एमपी पद तो गया ही गया, अगर मंत्री थे वो तो गए ही गए, और प्लस विधायक अब चुने नहीं जाने। वो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और उसके बाद नगर निकाय चुनाव में आपको उसका परिणाम मिल चुका है कि आप बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। आप बाहर हो गए, एक भी बाहर हो गए जनाब, एक भी विधायक नहीं हो पाता है। अरे हुजूर, आप बाहर पर एक भी मेयर आपका नहीं हो पाता है। विधानसभा से भी बाहर हो गए आप, और नगर निगम से बाहर हो गए। अनिल भाई, अब आप दिल्ली में कहीं है नहीं, और माफ कीजिएगा, इस प्रदूषण वाले मसले पर भी आपका कोई सांसद इस धुंध में दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इनके दिल्ली ऐसी धुंध आ गई है, गाने में लगे हुए हैं, वो तो सांसद भी नहीं दिखे थे। धुंध लाने वाले तो आप ही है। एक सांसद तो क्रिकेट मैदान में दिखते हैं आपके। ठीक, एक मिनट, मतलब राज्य भी खुश हो रहे, दिल्ली से इनका सफाया हो गया,
रमेश जी बोल रहे, राज जी कह रहे ले मूंछों को ताव दे रहे हैं, इस बात पे खुश है कि कोई पड़ोसी के घर में चोरी हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मोटरसाइकिल में गाना गा रहे हैं। नहीं, ठीक है राज जी, कलाकार मतलब राज जी एक मिनट प्रेम जी एक बात, ये जो मसला घोटालों का मूर्खों के सरदार तक पर आ गया, चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। एक तरफ जो चेहरे पहले से माने जा रहे थे, वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की मैं बात करूं, रमन सिंह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, इन चेहरों के इतर जाकर जो बीजेपी ने रिस्क लिया, अगर यह दाव उल्टा पड़ा तो देखिए, बीजेपी अगर इस चुनाव में हार रही है या हारेगी तो इसकी वजह यही सब बातें हैं। हाँ। बीजेपी को प्रयोगशाला बना दिया। देखिए, मध्य प्रदेश की इस बार प्रधानमंत्री जी किसके लिए चुनाव प्रचार, सिर्फ और सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय, अगर बड़े नेताओं की बात है तो यह एक तरह से संदेश ही है। नरेंद्र तोमर पर जो आरोप लगे, उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया है कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव प्रचार में जाकर, जो कैलाश विजयवर्गीय कहा करते थे कि मैं बिना अपने क्षेत्र में गए हुए चुनाव जीत सकता हूँ, उनके यहाँ प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा, तो ये नहीं सिर्फ उनको जिताना चाहता। साहब का फ्रेम सही है जी। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि बीजेपी जो नीति पर आला कमान चल रहा है, वो क्षेत्र जो उनके समकक्ष के नेता हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भाई ये खत्म किया, फिर अंततः बेटे को लाना पड़ा है। वसुंधरा राजे को की वजह से, उनको धिक्कारने की वजह से सरकार गई। अब इस बार भी दिख रही है, एक क्लियर कट राजस्थान बीजेपी को जीत का अवसर था, स्पष्ट रूप से जीत सकती, रिवाज नहीं बदलता, बना रहता। प्रेम जी आपका ऑडियो में डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जैन साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि जो बात प्रेम जी ने भी उठाई और रमेश जी ने भी, ये किसान सम्मान निधि वाला जो मसला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गेहूं और धान की जो एमएसपी जो तय की गई, आपने कहा कि भाई गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए, ये एमएसपी तय करने का काम तो केंद्र का होता है ना, राज्य ये कैसे तय कर देगा? जैन साहब देखिए चावला जी, पहली बात तो ये कि तमाम जगहों पे हाँ। राज्यों में अलग अलग रेट है। हाँ। गेहूं के भी और धान के भी और दालों के भी, अलग अलग फसलों के एमएसपी के रेट अलग अलग। दरअसल क्या है, ये काम तो केंद्र तय करता है ना, फिर उसके बाद ये मसला आता है ना। देखिए चावला जी, जो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय है, हाँ। उससे कम पर आप नहीं खरीद सकते। हाँ। उससे बढ़ा करके राज्य सरकारें खरीद सकती हैं। और जैन साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक मिनट, एक छोटा सा मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, आपका फ्रेम फ्रीज है, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जो लाइव में कमेंट भी आ रहा है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। प्रचार खत्म, किस पे कितना दम, सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले मसला वही था जो अब 5 राज्यों के चुनाव में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 24 के लिए सेमीफाइनल माना जाए ना माना जाए। 10 सेकंड में राज जी आपका कमेंट, ये इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय हो जाएगा ना राज जी? रमेश जी यही सवाल आपसे। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, प्रेम जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। प्रेम जी अब तय हो जाएगा 23 में कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? देखिए, इन 5 राज्यों के चुनाव का महत्व इंडिया गठबंधन में इस ख्याल से है कि इसमें कांग्रेस कितनी बड़ी जीत लेकर आती है और बीजेपी की कितनी बड़ी हार होती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंट पार्टनर कांग्रेस है। ठीक, तो इसलिए उम्मीद है कांग्रेस। राज जी इंडिया गठबंधन का भविष्य तय हो जाएगा? राज जी
रमेश जी, ऑडियो आ रहा है आपको? ठीक, जैन साहब जी जी ये क्योंकि चलते चलते आपसे एक और विषय पर भी चर्चा करनी थी, बहुत गंभीर विषय है, राजनीति से थोड़ा हटके है। दीपावली बीती, मसला छठ का, और जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान परेशान कर रही हैं। जो ट्रेन की तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें देखिए, बोरे में सामान की तरह बोगियों में ठूसे जा रहे हैं लोग। जर्नल हो, स्लीपर हो, एसी कोच हो, सब बराबर दिखाई देते हैं। छठ की भीड़ के सामने जो रेलवे के इंतजाम है वो पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा इन तस्वीरों के साथ। ये चावला जी, न जैन साहब, कई जगह लोग बेहोश हो गए। जी हम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे इंतजाम पूरी तरह से फेल थे। नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चावला जी, देखिए, मैं राजनीति से हट करके एक बात कहूंगा। हाँ। कि कहीं पर भी जब त्योहारों की बात आती है तो इस तरीके का लोड दिखाई दे। और ये जैन साहब पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, देखिए चावला जी, लगातार जो ट्रेनें हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। अभी आपने वंदे मातरम का जिक्र किया। नहीं सर, ये भीड़ एकाएक तो आई नहीं। आपको मालूम है कि ये त्योहारी सीजन है और खासतौर पर छठ, इस पर्व को मनाने के लिए। चावला जी, देखिए, इसका उपाय ये है क्या कि अगर एक दिन में ही सारा लोड आ जाएगा तो अव्यवस्था फैलेगी। अच्छा, मतलब गलती पब्लिक की है। कुछ कमी भी रही होगी, जो रेलवे मंत्रालय है उसकी कमी भी रही होगी। सर, रेलवे की हकीकत ना, मैं जानता हूँ ये तस्वीरें, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ। 1-2 दिन पहले से ही, अगर 1-2 दिन पहले से ही लोग सफर करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तो स्थिति ना हो। अच्छा, अगर एक साथ इतना बड़ा, अगर एक साथ सारे लोग एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे तो भीड़ तो दिखाई देगी, और जब भीड़ दिखाई देगी तो अव्यवस्था भी होगी। और वो भी एक ही शिफ्ट में, अगर शाम में ही सारे लोग जा रहे हैं, त्योहार तो सबका एक ही दिन है, तो 1-2 दिन पहले। सर, आप तो वही बातें कह रहे हैं कि दुर्घटना, एक मिनट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ना, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने व्यवस्था तो बना दी, लेकिन साल दर साल यही हाल होता है। तो प्रिंटर नहीं मिलेगा किसी को। सारे लोग एक ही दिन प्रिंट कराएंगे तो प्रिंटर नहीं मिलेगा। सर, आप प्रिंटर नहीं मिलेगा ना, हम लोग 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं। हर कोई 1 महीने पहले से तैयारी करता है, तब जाके काम फिनिश हो पाता है। तो 1-2 दिन पहले जब व्यवस्था है, यानी पब्लिक की गलती है, पब्लिक की गलती है, मैं मान रहा हूँ आपकी कह रहे हो। लोगों को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि 2 दिन पहले पहुंच जाए, 1 दिन पहले पहुंच जाए। एक ही दिन लोड होगा तो दिखाई देगा, लेकिन हाँ, उसके साथ में हम ये जरूर कहेंगे कि जब रेलवे को ये पता है इस तरीके का लोड होता है, जो ऐसी तैयारियां रेलवे की होनी चाहिए जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन जो आपने मुद्दा रखा था उस पर भी मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। जैन साहब, 1 मिनट, ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत छोटा सा, 1 मिनट। देखिए, ना, जैन साहब, विषय ये भी बहुत गंभीर है। सब क्यों भेजी जा रही है जैन साहब, ये भी कहेंगे। जैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि लोगों की गलती है, एकाएक सब आ गए। जैन साहब, 5 राज्यों के चुनाव के भरोसे। जैन साहब, 1 मिनट, हर वक्त प्रचार चुनाव नहीं होता ना, 1 मिनट रुकिए ना, हर वक्त चुनाव प्रचार नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो कि गलती पब्लिक की, एकाएक क्यों वो त्योहारी सीजन में एकाएक इकट्ठे आ गए। आप रेलवे की संख्या, ना, आप ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकते हो, बोगियों की संख्या बढ़ा सकते हो। आपको जब मालूम था कि यह व्यवस्था हर साल होती है, होली, दीपावली, छठ, त्योहारों में यही हाल होता है ना आम आदमी के लिए। बढ़ाई जाती है चावला जी, काफी ट्रेनें बढ़ाई जाती है, बोगियों की संख्या भी बढ़ाई जाती है, जिस रूट पे लोड ज्यादा होता है। सर, रेलवे की टिकट पर आपने रोक लगा दी। उदाहरण के तौर पे प्लेटफॉर्म टिकट होता है, प्लेटफॉर्म की बिक्री करती है। सर, ये मैं नहीं कह रहा सिर्फ भाजपा प्लेटफॉर्म टिकट, ये व्यवस्था हर सरकार करती है और हर सरकार को ये पता होता है। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई उदाहरण के तौर पर आपने। सर, ट्रेनें चलाई जाती है। मुझे एक लॉजिकल सवाल दे दीजिए सर, एक जवाब। जैन साहब, मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। हर स्टेट को लगभग
100 ट्रेनें एक्स्ट्रा दी है। जैन साहब, मैं फाइनल कमेंट आपका इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर दूंगा। लग रहा है। जैन साहब, एक लॉजिकल सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट राज जी, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई आप। ना एक मिनट रुकिए ना सर, लॉजिकल सवाल है ये। लोग उनको सोचिए ना सर, जो ये फंसे हुए हैं या फिर वो इस हालात में घर जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री पर रोक लगाने का आप जिक्र कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, ये प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा रहे हो आप, ये सारे जो हैं ये यात्री हैं या उनको छोड़ने आए हुए हैं? ये तो यात्री है ना सर, जिनको घर पे जाना है आपने छठ मनाने के लिए। देखिए, आपने तो उनके मतलब कोई छोड़ने भी, वहां छोड़ने नहीं आया कोई, इनको घर जाना है। नहीं, आप देखते होंगे ये यात्रियों की भीड़ है सर। ये प्लेटफॉर्म का टिकट फिर क्यों लोग लेते हैं? अगर आपने टिकट कहीं का लिया है तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, ये भीड़ जो है, मतलब आप ये कह रहे हो यात्री नहीं है, प्लेटफॉर्म में घूमने आए हैं। जो छोड़ने आते हैं वही प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। अगर आपके पास टिकट है तो प्लेटफॉर्म टिकट अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, और कोई नहीं लेता है। ठीक, यानी सारी गलती है वो पब्लिक की है। प्लेटफॉर्म टिकट बिकते क्यों है? यानी सारी गलती पब्लिक की है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ चावला जी। देखिए, सरकार बना दी, ये पब्लिक की गलती है। कमी नहीं, व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। राज्य ऐसा नहीं है कि आपके राज्य में बड़ी, वहां पे जो ट्रेनों में बहुत अच्छा शानदार सफर होता है। लेते थे साहब, हाँ, इस्तीफा तक दे देते थे। कौन? लालू जी? अरे बात सुनिए, हमारी सरकार में, हमारी सरकार है, यूपीए की आपके राज्य में ये होता था, जिस राज्य में चुनाव होते थे वहां पर ट्रेन जो है लिखी जाती थी कागजों पर। बोलो तुम्हारे राज्य में कितने चुनाव, लिख लो ट्रेन। ऐसे ही होता था ना राज्य। आप बताइए, लखनऊ दिल्ली के बीच में 20 जोड़ी ट्रेनें। ठीक है, ओके। जैन साहब बता दें। बस थोड़ा गंभीर विषय था, इसलिए इस चर्चा में उसको शामिल कर लिया। मैं जानता हूं चर्चा कुछ और थी और विषय कुछ और, क्योंकि लाइव में भी बार बार एक कमेंट आ रहा था कि रेलवे को लेकर सवाल पूछिए, तो इसलिए पूछ लिया। ठीक, सत्ता में आप भी रहे, राज्य स्वर्ग नहीं था ट्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमेश जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। प्रेम जी, थैंक यू सो मच। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए, 5 राज्यों का चुनाव और चुनाव के बीच में शोर तो थम गया प्रचार का, मगर अब किसमें कितना दम, अब ये जनता तय करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।